हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बर्न पढ़ेंगे। बर्न का डिफिनीशन क्या है। ए बर्न इज डिफाइंड एज एन इंजरी टू द स्किन एंड अदर ऑर्गेनिक टिश्यू। अदर ऑर्गेनिक टिश्यू का मतलब क्या है, लिविंग टिश्यू। प्राइमरली कास्ड बाय हीट, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन और कंटेक्ट विथ केमिकल्स एंड कोल्ड भी हो सकता है, कोल्ड से भी हो सकता है। और बर्न का डिफिनीशन देखेंगे। ए बर्न इज डिफाइंड एज एन इंजरी टू द स्किन और अदर ऑर्गेनिक टिश्यू प्राइमरली कास्ड बाय हीट, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन और कंटेक्ट विथ केमिकल्स एंड कोल्ड्स। बर्न में कोएगुलेटिव नेक्रेसिस पाया जाता है। बर्न इज ए टाइप ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रेसिस है। टाइप ऑफ बर्न्स। टाइप ऑफ बर्न ऑन द बेसिस ऑफ काजेटिव एजेंट। काजेटिव एजेंट के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला है थर्मल। थर्मल में फ्लेम बर्न है, मतलब ड्राई हीट से है। स्केल्ड बर्न मॉइस्ट हीट से यानी स्टीम से। एक्सपोजर ऑफ नेचुरल गैस। थर्मल में तीन, फ्लेम बर्न, स्केल्ड बर्न, एक्सपोजर ऑफ नेचुरल गैस। फिर दूसरा इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, रेडिएशन है। रेडिएशन में यूवी रेज वगैरह हो सकते हैं या कोई भी रेडिएशन से हो सकते हैं। सन बर्न यानी सन से है। कोल्ड इंजरी में फर्स्ट बाइट वगैरह आते हैं। अब डेप्थ के आधार पे बर्न को कितने डिग्री में बांटा गया है देखते हैं। तो सबसे पहले बाहरी लेयर से, आउटर से इनर की तरफ लेयर देख लेते हैं। आउटर से इनर की तरफ सबसे बाहर क्या होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, उसके बाद मसल्स एंड बोन होते हैं। एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, मसल्स एंड बोन। तो केवल एपिडर्मिस इन्वॉल्व है तो फर्स्ट डिग्री होगा। केवल एपिडर्मिस इन्वॉल्व है तो फर्स्ट डिग्री होगा। एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस भी इन्वॉल्व है तो सेकेंड डिग्री है। एपिडर्मिस, डर्मिस और इसके साथ सबक्यूटेनियस भी इन्वॉल्व है तो ये थर्ड डिग्री है। और एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस एंड मसल्स एंड बोन भी इन्वॉल्व हैं तो ये फोर्थ डिग्री है। बर्न इज ए टाइप ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रेसिस। बर्न में कोएगुलेटिव नेक्रेसिस पाया जाता है बाय हीट। इनमें ये तो हमने देख ही लिया कि बर्न में कौन कौन सी डिग्री हैं और कौन कौन से लेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें जो पेन है, पेन फर्स्ट डिग्री में प्रजेंट होता है। सेकेंड डिग्री में दो होते हैं, एक सुपरफिशियल होता है, एक डीप होता है। एक सुपरफिशियल होता है, एक डीप होता है। तो सुपरफिशियल में जब हमारा एपिडर्मिस एक्सपोज होती है, स्क्रैप्ड होती है, तो डर्मिस एक्सपोज हो जाती है। डर्मिस के एक्सपोज होने से वहाँ के नर्व की एंडिंग जो है वो भी क्या होती हैं, डैमेज होती हैं। इसके वजह से सुपरफिशियल में पेन होता है। और डीप में नर्व का सेंसेशन वो लॉस हो जाता है, इसकी वजह से पेन नहीं होता है। जो इसमें अपीयरेंस होता है, एडिनेक्सा फर्स्ट डिग्री में प्रेजेंट होता है। एडिनेक्सा क्या होता है, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, जो भी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सिक्योर करने का काम कर रहा है उसको एडिनेक्सा बोलते हैं। तो ये इसमें प्रेजेंट रहता है फर्स्ट डिग्री में, और सेकेंड डिग्री में भी प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट डिग्री बर्न और सेकेंड डिग्री बर्न में प्रेजेंट रहता है। अब इसका फर्स्ट डिग्री में बर्न में अपीयरेंस कैसा होता है, जो भी इन्फ्लामेटरी के साइंस होते हैं, स्वेलिंग, जो भी इन्फ्लामेटरी के साइंस हैं, रेडनेस, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन नहीं आता है यहाँ पे फर्स्ट डिग्री में, स्वेलिंग आ जाता है और रेडनेस भी रहता है। और ये 3 से 5 डेज में विदाउट स्कार हीलिंग हो जाती है। 3 से 5 डेज में विदाउट स्कार इसका हीलिंग हो जाता है। जबकि सेकेंड डिग्री में ब्लिस्टर बन जाते हैं और इन्फ्लामेटरी के साइंस तो आते ही आते हैं, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। स्किन हमारा कैसा दिखता है, सॉफ्ट वैक्सी दिखता है, वाइट, इलास्टिक। पेन सेंसेशन ऑफ नीडल प्रेजेंट होता है सुपरफिशियल में, डीप में नहीं होता है।
और इसका हीलिंग जो है 10 to 20 डेज़ के अंदर होता है, लेकिन हाइपरट्रॉपिक स्कार के साथ होता है, हाइपरट्रॉपिक स्कार के साथ होता है। 3rd डिग्री बर्न में इसमें एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस इन्वॉल्व होता है और इसमें पेन नहीं होता है क्योंकि नर्व यहाँ पे लॉस हो जाती है और एडिनेक्सा भी इसमें लॉस्ट हो जाता है। ये कैसा दिखता है? टफ ड्राई स्कार रोस्टेड टाइप का दिखता है, जैसे रोस्टेड, एकदम रोस्टेड दिखता है। यहाँ पे पेन सेंसेशन टू नीडल प्रिक एब्सेंट रहता है और ये 3 से 5 डेज़ में 3 से 5 डेज़ में और 3 से 5 वीक्स में 3 से 5 वीक्स में इसका हीलिंग होता है और इसमें स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो अर्ली इसका क्लीनिंग करते हैं, फिर डिब्रीडिंग करते हैं, रिमूविंग डेड टिश्यू फ्रॉम द बर्न एरिया, ऑलवेज नीड्स स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट, इसमें स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ता है। 4th डिग्री में हमारा मसल्स, बोन सभी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो वहाँ पे मतलब हील भी नहीं होता है और ये परमानेंट कंडीशन आ जाता है जिसमें पेशेंट की डेथ हो जाती है। अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी माइल्ड या माइनर होते हैं। अगर जो बॉडी सरफेस लेस देन 50% ऑफ बॉडी सरफेस इन्वॉल्व है, चाइल्ड में लेस देन 10%, तो उसको माइल्ड या माइनर बोलते हैं। उससे कम है तो, अगर जो उससे ज़्यादा है 15 से 20% है तो उसको बोलते हैं मॉडरेट बर्न या 2nd डिग्री बर्न। सीवियर बर्न में मोर देन 25% ऑफ बॉडी सरफेस इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको सीवियर बर्न बोलते हैं। माइल्ड में अगर जो एडल्ट है तो लेस देन 15% होना चाहिए, चाइल्ड में लेस देन 10%, मॉडरेट में 15% से 20% के बीच में होना चाहिए और सीवियर में मोर देन 25% ऑफ बॉडी सरफेस है तो सीवियर बर्न बोलते हैं। अब इसका पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न शक देख लेते हैं। कहीं भी बर्न या इंजरी होती है तो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, जो कि हिस्टामिन रिलीज होता है। तो वो क्या करता है, कैपिलरी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वहाँ से फ्लूइड लॉस और वहाँ से फ्लूइड लॉस होता है, प्रोटीन का लीकेज होता है इंट्रावेस्कुलर स्पेस से, और इंट्रावेस्कुलर स्पेस से वो कहाँ जाता है, इंट्रासेलुलर स्पेस में जाता है। तो उसकी परमिएबिलिटी बढ़ती है, जिसके वजह से वहाँ की प्लाज्मा का अनकोटिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वहाँ प्रोटीन का लीकेज हो गया तो वहाँ पे हाइपर प्रोटीनीमिया आ जाता है, फ्रॉम लॉस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द इंटरवेस्कुलर स्पेस। जैसे ये आपकी वेसल्स हो गई, ये आपका पूरा भरा हुआ है, प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड वगैरह सब भरा हुआ, यहाँ पे बर्न हुआ तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, वो हिस्टामिन रिलीज की। हिस्टामिन ने क्या किया, यहाँ की परमिबिलिटी क्या बढ़ा दिया, कैपिलरी परमिबिलिटी क्या किया, बढ़ा दिया, कैपिलरी परमिबिलिटी बढ़ा दिया तो यहाँ से लीकेज होने लगा, किसका, प्रोटीन का प्लस फ्लूइड का, प्रोटीन एंड फ्लूइड का लीकेज होने लगा। तो यहाँ की कैपिलरी परमेबिलिटी तो बढ़ी, लेकिन प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, जो इसका प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ एंड कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया, कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ ड्यू टू वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से। कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से। फिर जो फ्लूइड जो ये आए थे वो इंट्रासेलुलर स्पेस में आए थे, तो यहाँ का फ्लूइड एक्युमुलेशन क्या हो गया, बढ़ गया, यहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो गया,
जिसकी वजह से यहाँ की ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ गई। ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, वहाँ पे ऑनकोटिक प्रेशर था। यहाँ की ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गई, बढ़ गई। देख लेते हैं एक बार फिर से। कैपिलरी परमिबिलिटी बढ़ रही है, तो कैपिलरी परमिबिलिटी के बढ़ने से वहाँ पे फ्लूइड का लॉस, प्रोटीन का लीकेज क्या हो रहा है, इंट्रावेस्कुलर स्पेस से फ्लूइड का लॉस हो रहा है और प्रोटीन का लीकेज हो रहा है, जिसके वजह से प्लाज्मा की ऑनकोटिक प्रेशर क्या हो रही है, कम हो रहा है ड्यू टू हाइपोप्रोटीनीमिया रिजल्टिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द इंटरवेस्कुलर स्पेस। फिर वहाँ की कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बढ़ जा रही है। क्यों? ड्यू टू वेजोकंस्ट्रिक्शन या पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ वेसल्स विथ एग्रीगेट ऑफ सेल्स एंड प्लेटलेट्स और सेल्स क्या कर रही हैं, आपस में एग्रीगेट कर रही हैं। इसके वजह से रिड्यूस क्लियरेंस ऑफ फ्लूइड एंड प्रोटीन, जो उसका क्लियरेंस हो रहा है, जो क्लियरेंस पहले था वो क्या हो रहा है, अब कम हो रहा है। जो फ्लूइड वहाँ से इंटरवेस्कुलर स्पेस से आए तो वो इंटरसेलुलर स्पेस में आ गए थे, तो वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लग रहा है, इंटरसेलुलर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रहा है बर्न टिश्यू में, और यहाँ से इवापोरेशन, वाटर का लॉस होने लग रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। फिर बर्न पेशेंट में मायोकार्डियल फंक्शन है वो भी डिप्रेस होगा, रिड्यूस होगा। केमिकल मीडिएटर्स रिलीज फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टिपिकल इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। जो भी साइट ऑफ इंजरी है वहाँ से केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे और इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स देंगे। इन्हेलेशन इंजरी में क्या होगा, ग्लोटिक एडिमा होगा, नेक्रोटाइजिंग ब्रोंकाइटिस होगा, निमोनिया होगा, आर द डेंजरस इवेंट डेट फॉलो द इन्हेलेशन इंजरी। जो इन्हेलेशन इंजरी की वजह से हुआ है उसमें ग्लोटिक एडिमा होगा, नेक्रोटाइजिंग ब्रोंकाइटिस होगा, निमोनिया होगा, और ये डेंजरस है इन्हेलेशन इंजरी के लिए। सेप्टिक शॉक ड्यू टू इन्फेक्शन बाय सेप्टिक शॉक भी हो सकता है बर्न के कंडीशन में, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे और उसको इन्फेक्ट करेंगे। एंडोटॉक्सिन, लाइपोपॉलीसेकेराइड एंड एंडोजीनस chemical mediators, cytokines such as TNF-alpha and interleukins are activated, resulting in systemic inflammatory response syndrome and multi-organ failure. एंडोटॉक्सिन क्या है, लाइपोपॉलीसेकेराइड एंड एंडोजीनस केमिकल मीडिएटर है। लाइपोपॉलीसेकेराइड एंड एंडोजीनस केमिकल मीडिएटर्स such as TNF-alpha and interleukins are activated, resulting in, ये एक्टिवेट होते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स से, और इसके वजह से मल्टी ऑर्गन फेल्योर होता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। एब एंड फ्लो। एब में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है एंड कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। एब में लो मेटाबॉलिज्म एंड टेम्परेचर, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है, जबकि फ्लो में ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। हाइपर मेटाबॉलिज्म, हाई कार्डियक आउटपुट, हाइपरग्लाइसेमिया एंड इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। यहाँ पे सभी चीज़ें, फ्लो में सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, और एब में सारी चीज़ें कम हो रही हैं। लो मेटाबॉलिज्म एंड लो टेम्परेचर एंड लो कार्डियक आउटपुट। मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स टू बर्न इंजरी। मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स, इसके बर्न की वजह से क्या क्या मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स होती हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन टूटेंगे और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज बनेंगे। लाइपोलाइसिस यानी लिपिड भी यहाँ पे ब्रेक डाउन होंगे, तो क्या बढ़ेगा, फ्री फैटी एसिड रिलीज होंगे। प्रोटियोलाइसिस यानी प्रोटीन भी यहाँ पे क्या होंगे और टूटेंगे, प्रोटीन भी ब्रेक डाउन होंगे, और क्या बढ़ेगा, यूरिन में आएंगे।
जब उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट होंगे। सिग्निफिकेंस क्या है? अगर जो बर्न पेशेंट को रिक्वायर होता है मोर देन 1 ग्राम पर केजी पर डे, 1 ग्राम पर केजी पर डे रिक्वायर होता है प्रोटीन्स, जिसकी उतनी बॉडी वेट होगी। कोई 60 केजी का अगर जो पेशेंट है, बर्न का पेशेंट है, तो उसको 60 ग्राम डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी या उससे ज़्यादा होगी, उससे कम नहीं होगा। ग्लूटामिन कैन आल्सो बी गिवन, ग्लूटामिन भी दे सकते हैं। कैटाकोलामाइंस आर मैसिवली एलिवेटेड इन बर्न इंजरी, ये कैटाकोलामाइंस क्या होता है? मैसिवली एलिवेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इमरजेंसी केयर क्या है? एनी पेशेंट एक्सपोज टू स्मोकी फायर, अगर जो कोई पेशेंट स्मोकी फायर में एक्सपोज हुआ है तो उसको क्या करेंगे? फायर शुड रिसीव 100% ऑक्सीजन वाया ए नॉन रीब्रीथिंग मास्क, ऐसी मास्क जिसके केवल ऑक्सीजन जाए और कुछ ना जाए, ऐसे मास्क हम उसे देंगे। इंट्रावेनस लाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन एट इंट्रावेनस लाइन, यानी आईवी के थ्रू हम उसे रिंगर सॉल्यूशन देंगे 1 लीटर पर आवर इन एडल्ट, आईवी के थ्रू रिंगर सॉल्यूशन देंगे 1 लीटर पर आवर इन एडल्ट। ट्रांसपोर्ट द पेशेंट वार्म एंड रैप्ड इन क्लीन शीट, क्लीन शीट में उसको रैप करेंगे। स्मॉल बर्न कैन बी मैनेज्ड बाय कूल वाटर, स्मॉल जो बर्न है उनको रनिंग वाटर से लगातार, अगर जो रनिंग वाटर से वॉश करते हैं, बात करते हैं, तो वो वहाँ पे ब्लिस्टर का फॉर्मेशन नहीं होगा और स्कार भी नहीं बनेगा। मैनेजमेंट ऑफ बर्न पेशेंट्स, फर्स्ट एड क्या है? कोल्ड वाटर बाथ शुड बी गिवन इमीडिएटली, डिक्रीज द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड रिड्यूस एडिमा, यानी कि हम उसे वाटर बाथ देंगे तो जो इन्फ्लेमेशन वहाँ होने वाला था, एडिमा होने वाला था, वो क्या होगा? कम हो जाएगा, चांसेस उसके कम हो जाएंगे। केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग एम्पल ट्रिक से याद रखेंगे। एलर्जी, मीडिएटर्स, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, लास्ट मील, इवेंट्स रिगार्डिंग इंजरी। असेसमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ बर्न, पार्शियल थिकनेस बर्न, अगर जो केवल सुपरफिशियल इन्वॉल्व हुआ है तो उसे पार्शियल थिकनेस बर्न बोलते हैं, सुपरफिशियल लेयर इन्वॉल्व हुआ है तो। उसके साथ साथ इसमें नर्व एंडिंग एक्सपोज होंगी तो क्या होगा? ये पेन काज करेगा। फुल थिकनेस बर्न में क्या होता है कि आपका डर्मिस विथ एपिडर्मिस होता है, इसमें नर्व क्या होती हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो ये लेस पेनफुल होता है। बर्न एरिया कैलकुलेटेड बाय रूल ऑफ वायरलेस, हेड एंड नेक 9% है, हेड एंड नेक 9%, अपर लिम दोनों तरफ की, अपर लिम राइट एंड लेफ्ट दोनों की आ जाएंगी तो 18%, एंटीरियर ट्रंक 18%, पोस्टीरियर ट्रंक 18%, लोअर लिम दोनों साइड की होंगी तो 36%, फ्रंट एंड बैक दोनों मिला के, राइट एंड लेफ्ट मिला के 9% होता है, दोनों मिला के 36 हो जाएगा। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया 1%। फिर उसको यूरिनी कैथेटर लगाते हैं, रायल्स ट्यूब लगाते हैं, रायल्स ट्यूब पास करते हैं स्टमक वाश के लिए। स्टमक वाश इज गिवन थ्रू द रायल्स ट्यूब। एंटासिड एंड H2O रिसेप्टर ब्लॉकर सच एज, स्टमक वाश के लिए रायल्स ट्यूब यूज करते हैं। एंटा एसिड एंड H2O रिसेप्टर ब्लॉकर सच एज रेंटिडिन 150 mg ट्वाइस ए डे आर आल्सो गिवन। एंटा एसिड को ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार देते हैं 150 mg। ए बर्न पेशेंट कैन डेवलप एक्यूट स्ट्रेस अल्सर कॉल्ड एक्यूट पेप्टिक अल्सर या कर्लिंग अल्सर, एक्यूट पेप्टिक अल्सर या कर्लिंग अल्सर। रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम इज डन यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, बहुत सारे इसके लिए फार्मूला है बर्न पेशेंट को फ्लूइड देने के लिए।
म्यूर एंड बार्कले फार्मूला देखते हैं। म्यूर एंड बार्कले फार्मूला मोस्ट कॉमन कोलाइडल बेसल फार्मूला है। म्यूर एंड बार्कले फार्मूला मोस्ट कॉमन कोलाइडल बेसल फार्मूला है। वन राशन इजकल टू होता है परसेंटेज ऑफ बर्न इंटू बॉडी वेट, परसेंटेज ऑफ बर्न इंटू बॉडी वेट अपॉन 2। यदि कोई व्यक्ति राशन हमें निकालना है, 40% बर्न हुआ है, 40% बर्न हुआ है, 40% बर्न हुआ है बॉडी सरफेस एरिया से, तो हमें वन राशन इजकल टू म्यूर एंड बार्कले फार्मूला से निकालना है म्यूर एंड राशन। तो 40% बर्न सरफेस एरिया इंटू बॉडी वेट उसका 60 है, 60 kg, तो 60/2 1200 ml आ गया। तो फर्स्ट 12 आवर 3 राशन देते हैं, नेक्स्ट 12 आवर 2 राशन देते हैं, और नेक्स्ट 12 आवर 1 राशन देते हैं। यानी पहले 12 घंटे में हमने 3 राशन दिया, फिर सेकंड 12 घंटे में हमने 2 राशन दिया, और अगले 12 घंटे में हमने फिर 1 राशन दिया। यानी कि 1200 ml आया, तो पहले 12 घंटे में 3 × 1200 यानी कि 3600 ml। फर्स्ट 12 आवर में 36 ml फ्लूइड की उसको ज़रूरत है, तो फर्स्ट 12 आवर में उसको 36 ml फ्लूइड देना पड़ेगा, 36 ml फ्लूइड देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट 12 आवर में उसको 2400 ml देना पड़ेगा, और नेक्स्ट 12 आवर में 1200 ml देना पड़ेगा। ये म्यूर एंड बार्कले फार्मूला है। पार्कलैंड फार्मूला है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हाफ ऑफ, इसमें पार्कलैंड फार्मूला क्या है, वॉल्यूम निकाला जाता है कि कितना ml देने की ज़रूरत है। तो 4 ml इंटू परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट इंटू बॉडी सरफेस एरिया इंटू वेट। बार्कले फार्मूला क्या है, म्यूर एंड बार्कले फार्मूला था। दूसरा पार्कलैंड फार्मूला वॉल्यूम था, 4 ml इंटू परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया इंटू वेट। रिंगर लैक्टेट है, एक क्रिस्टलाइड फ्लूइड है डेट यूज इन रिप्लेस लॉस्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन पेशेंट। रिंगर सॉल्यूशन आप लोग जानते होंगे, क्रिस्टलाइड है, नॉर्मल NS वगैरह भी होता है। यूरिन नॉर्मल कितना होता है, 0.5 to 1 ml पर kg बॉडी वेट। नॉर्मल यूरिन 0.5 ml to 1 ml पर kg बॉडी वेट होता है। अर्ली एंड इमीडिएट काज ऑफ डेथ क्या होता है, एक्सफाइजिया। बर्न के कंडीशन में एक्सफाइजिया अर्ली एंड इमीडिएट काज होता है। 1 से 3 डेज में जो काज होता है वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है। जो इमीडिएट और अर्ली काज होता है वो एक्सफाइजिया है, और जो 1 से 3 डेज के अंदर है वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की वजह से है। मोर देन 3 डे है वो सेप्टिक शॉक की वजह से, सेप्टिक शॉक की वजह से है। ट्रीटमेंट ऑफ बर्न वुंड्स, क्लीन द वुंड विथ एंटीसेप्टिक एजेंट्स सच एज सेवलॉन एंड आयोडीन। ड्रेसिंग करते हैं, ड्रेसिंग भी 2 तरीके से, एक ओपन मेथड है, एक क्लोज मेथड है। ओपन मेथड एंड क्लोज मेथड। ओपन मेथड में सिल्वर सल्फाडियाजिन क्रीम यूज करते हैं, यूज करते हैं। और क्लोज मेथड में अल्टरनेटली आफ्टर अप्लाइंग सिल्वर सल्फाडियाजिन, यानी सिल्वर सल्फाडियाजिन अप्लाई तो करते ही हैं, प्लस 1% सिल्वर नाइट्रेट एंड मेफेनाइड कॉटन रोल्स आर अप्लाइड। मेफेनाइड कॉटन रोल्स अप्लाई करते हैं, यानी उसको बैंडेज करते हैं,
ओपन में केवल क्रीम लगाते हैं और इसमें क्रीम के साथ साथ बैंडेज भी कर देते हैं। फिर सर्जरी की अगर जो रिक्वायरमेंट है, टेंजेंशियल एक्सीजन करते हैं। टेंजेंशियल एक्सीजन करते हैं फॉलोड बाय ग्राफ्टिंग इज डन आफ्टर अबाउट 48 से 72 आवर्स। 48 से 72 आवर्स। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू दोस्तों।